नहीं, फाइन। तो गाइज आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हूँ आपके लिए सभी के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी से जहां जहां से हमारी सीबीएसई क्वेश्चंस पूछती है हमसे। बेसिकली दो आर द पॉइंट्स जहां पे हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम मेनली इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। कि सबसे पहला क्या हमारे पास ओम्स लॉ, देन आफ्टर रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उनके ऊपर, एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, एंड देन आफ्टर वी इन द एंड वी गोना सॉल्व ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि इन सब के ऊपर बेस्ड है। ओके, बने रहिए मेरे साथ, तुम्हारा भाई बैठा तुम्हारे सब करवाएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है ओम्स लॉ। तो देखो मालिक, बात क्या है ना, बात सीधी सीधी सी की ओम्स भाई ने क्या बोला, एक चीज बोली कि लेट से हमारे पास कोई सर्किट है। क्या है अपन के पास? एक सर्किट है ना, दे रखा है अपने को, ये अपने पास सर्किट है। एज वी नो कि कहते हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो ओम्स भाई ने एक चीज बोली कि अगर हम टेम्परेचर को रखें कांस्टेंट, क्या रखना है अपने को? कांस्टेंट टेम्परेचर रखना, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, अपने को रखना है टेम्परेचर कांस्टेंट। बताऊंगा इसका भी मैं कि क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है आपको। टेम्परेचर अपने ने कांस्टेंट रखा तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा किस बात पे डिपेंड करता है? कितना हमने उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा, कितनी बैटरी दे रखी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ यार, अपने को अगर फोन चार्ज करना है अपन कहाँ पे लगाएंगे? सॉकेट के अंदर लगाएंगे ना भाई चार्जर, ट्रांसफार्मर में थोड़ी ना घुसाएंगे। सही बात है मालिक? तो याद रखना ये वाली बात कि जितना ज्यादा अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, ठीक है। बस इस पे ध्यान देना है। तो क्या बोलते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी यार, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट, देखो भाई सर कर दे रहा हूं हाईलाइट, है ना। द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है मालिक, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of conductor, across the ends of conductor, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो, ये वाली चीज है कि अपने ने क्या बोला कि जितना अमाउंट का करंट, इसके अंदर कितना करंट बहेगा, इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? कि ये जो हमारे पास क्या दे रखा है, ये जो वायर दे रखा है, इसके अक्रॉस, इसके एंड्स के अक्रॉस कितनी ज्यादा अमाउंट में बैटरी है। अगर मैं जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो उसके अंदर जो करंट होगा उसकी भी अमाउंट क्या आएगी? इंक्रीज होगी, दैट्स इट। इतनी से बस ध्यान रखना आपका बात। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मालिक ये मत कहना V नहीं पता, पता होना चाहिए यार, है। तो V क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। प्रोपोर्शनलिटी हटती है, हमारे पास क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट महाराज है उनका नाम क्या है? R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। मालिक अगला टॉपिक यही, डोंट वरी, मैं हूं, मैं बताऊंगा। तो R क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। तो दिस इज फाइनली ओम्स लॉ इज बेस्ड ऑन, तो यही क्या है आपका? ओम्स लॉ, ठीक है, यही क्या है आपका? ओम्स लॉ। तो हमने क्या बोला कि जैसे ही आप करंट को, जैसे ही आप जितना ज्यादा अमाउंट का वोल्टेज रखोगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या रहेगा? करंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपसे मेनली पूछा जाता है 3 नंबर के अंदर आता है कि डिफाइन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बताओ कि ओम्स लॉ क्या होता है। देन आफ्टर वो बोला कि भी इसका ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करो। तो दिस इज इट्स ग्राफ। याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है मालिक अपने मन से नहीं कि वहां पे जाए कुछ भी लपेट दिया आपने, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। आपकी स्ट्रेट लाइन ही हो, पता चले कर्व लाइन बना के आ गए, ठीक है। याद रखना ये वाली बात। तो दिस इज ऑल ओम्स लॉ। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, है ना। द नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस। क्या है? सिंपल समझते हैं, आसान समझते हैं, डोंट वरी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रोकना। जो चार्ज के फ्लो को रोके वही क्या है आपका? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, जैसा अपने घर वाले बोलते हैं ना, उधर मत जाओ, रोकते ना,
बुलाती है मगर जाने का, बस वही याद रखना कि रेजिस्टेंस का भी वही काम है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली व्हाट, जो चार्ज के फ्लो को रोकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है ना, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का पता ही है आपको, एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। मालिक वो वाला ओम नहीं है, ये मत लिख के आ जाना, वरना वो वाला देखा नहीं सिंगम वाला तो चला जाता है। तो ये क्या है, ओम, ये लिख के आना, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो इसका सिंबल है जिससे हम क्या कहते हैं इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, वो क्या है, ये वाला सिंबल। इससे क्या रिप्रेजेंट करोगे आप, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करोगे। ओके, तो जो सर्किट के अंदर चार्ज के फ्लो को रोकता है वही क्या है, अपना रेजिस्टेंस। कोई टेंशन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन व्हाट फैक्टर does resistance depends upon। देखो भैया राइटिंग अपनी इतनी बढ़िया नहीं ना, इसलिए अपने को यूज रखना करना पड़ता है थोड़ा 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 मालिक। सबसे पहली चीज, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, अपना वायर यूज करेंगे, ठीक है। देन द सेकंड वन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा आपका क्या है, रेजिस्टिविटी। एंड द लास्ट वन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहां पे ज्यादा पूछता नहीं है, बट बताना हक बनता है भैया तुम्हारा जानने का, तो हम बताएंगे बिल्कुल आपको, है ना, टेम्परेचर। इन सभी के सामने लिख देता हूं कि इनको डिनोटिंग सिंबल्स क्या है इनके, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है लेंथ ऑफ वायर की। मेरे साथ चलना, आराम से समझना, ठीक है, समझेंगे हम, ठीक है। ये लो मालिक, ये तो हो गया तैयार अपना, इससे काम बनेगा नहीं, इसे हटा देते हैं, अपना खुद का तैयार करते हैं। दिस इज व्हाट अ लेंथ ऑफ वायर, है ना, बेसिकली सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती। तो अब यहाँ पे आप देखो, है ना, लेट से अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये क्या हमारे पास एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये क्या आपके पास वायर है, इसके थ्रू क्या जाएगा, करंट फ्लो करेगा। अब क्या कंडक्टर, आप सभी को पता है कंडक्टर इज समथिंग जो क्या करेगा, कंडक्ट करवाएगा। किसको कंडक्ट करवाएगा, अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे क्या पास करेंगे इसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स वो आए कहाँ से, इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर किससे बना हुआ है, मेटल से बना। मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो वही क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। याद रखना वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते, वो चलते जाएंगे उसके अंदर, याद रखना ये वाली बात। कहीं पता चले मालिक एक तरफ से अपना वायर ऐसा रख दिया, दूसरी तरफ से इतना मोटा कर दिया, ऐसा याद रखना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना ये वाली बात। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखना है। लेंथ ऑफ वायर के अंदर क्या, अब एक सिंपल सी चीज सुनो, मान लेते हैं यहाँ पर क्या एक, ठीक है, छोटा सा रास्ता है ना, ये वाला रास्ता ठीक। अब हमको क्या करना है, इस वाले रास्ते से जाना है ना, ऐसा आप सभी जानते हो, जहाँ जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ है, तो वहीं पे थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि हम क्या है, एक आपके पास एक गली है, आप उस एक गली में से जा रहे हो, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे खड़े हुए हैं आपके महफिल वाले यार दोस्त, है ना, मौजूद है। अब आपने क्या देखा, द नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे ही आप वहां से आगे बढ़ोगे तो वहां पे क्या है, जैसी भीड़ है लोगों की, है ना, अब आप वहां पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या बताया था मैं आपको, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज वो क्या करेगा, चार्ज के फ्लो को रोकेगा, यानी कि वो क्या होगा, वहां पे नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे। अब एक बात हो, अगर तार आपका छोटा है, लेंथ उसकी कम है, तो वहां पे क्या होगा, कोलिजन ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा। अब अगर मान लो मालिक में इसी को बढ़ा दूसरे कलर से लेता हूँ ताकि समझ में आए, जैसी मैंने लेंथ बढ़ाई वहां पे ऐसे सलमान खान और भी खड़े हो गए कि नहीं हो गए, तो अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे अब आप यहाँ से पास करोगे, तो पहले क्या थे, बस ये चार मालिक थे, इनके साथ क्या हो रहा था, आपका टकराव हो रहा था, कोलिजन हो रहा था, है ना। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स बढ़े,
तो एक बात बताओ ना मालिक, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स बढ़े तो क्या आएगा, पोल्यूशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना मालिक, बिल्कुल बढ़ेगा। इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी, इनके साथ भी कुछ तो लगेगा, कांटा लगा, कुछ तो लगा, है ना। बस यही ध्यान रखना है आपको। एक सेकेंड। तो बस यही ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ वायर क्या है, कम है। लेंथ ऑफ वायर क्या है, अब आपने बढ़ा दी, लेंथ ऑफ वायर जैसे ही बढ़ाओगे वैसे क्या होगा वहां पे, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ वायर को जैसे ही इंक्रीज करोगे, जैसे ही लेंथ ऑफ वायर बढ़ाओगे तो वहां पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो याद रखना, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। देन आफ्टर बात आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सिंपल भाषा में मतलब बताऊं, थ्रू विच करंट इज फ्लोइंग, जिसके थ्रू करंट पास कर रहे हैं। अब आप एक छोटी सी बात सोचें, क्लास में पढ़ रहे हो आप, है ना, अब मान लेते वहां पे गेट इतना सा है, क्लास में लग जाती है आग, सर यही चाहते हैं, समझ रहा हूँ भाई, मैं भी समझ, मैं भी पढ़ाता हूँ। अब मान लो तो उस वाली क्लास में क्या लग जाती है आग, है ना, प्रिंसिपल को मत दिखा देना, वो मेरी बात लगा है, क्या कमेंट सेक्शन में मुझे गाली दे रहा है, क्या हाँ तो ये हमारे बच्चों को पढ़ा ले। तो अब क्या हमारे गेट में हमारा, हमने क्या मान लिया क्लास में लग गया, अब वहां पे क्या गेट अगर छोटा सा, सारे के सारे, मुझे 100% गारंटी है इस बात की, वहां पे चाहे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हो, चाहे कुछ भी रखो, आप में से कोई खाक उठा के उससे बुझाने वाला नहीं, सारे के सारे भागोगे, है ना, मुझे पता है। अब क्या वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हो चाहे कुछ भी रखा, हमें उससे मतलब ही नहीं, आपने वो क्या है अपने काम में भागना। अब क्या जितना जगह, जितनी स्पेस कम रहेगा, वहां पे से निकलने के लिए भाग दौड़ उतनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा भाग दौड़ होगी वहां पे तो नंबर ऑफ पोल्यूशन ज्यादा होंगे कम होंगे, बताओ ना मालिक, ज्यादा होंगे ना, क्योंकि कम जगह, लोग बहुत सारे, निकलेंगे जल्दी जल्दी तो टकराव ज्यादा होंगे। अब मान लेते हैं कि आग लगी, उसके साथ साथ वहां पे क्या हुआ कि किसी ने बम और फोड़ दिया, बम इतना मजबूत था उसने दीवार गिरा दी, क्रॉस सेक्शन एरिया जगह ज्यादा होगी। अब क्या, आप इधर से ही भागो, इधर से भागो, इधर से, इधर से, हर जगह से भागो। द मोमेंट जैसे ही आप हर जगह से जा रहे हो तो वहां पे कम कॉलिजन ज्यादा होंगे कम होंगे, कम होंगे ना यार। अब पहले क्या है, जगह इतनी सी है, अब क्या है, जगह इतनी बड़ी है, यहां से पास करना आसान है ना मालिक, बस यही याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ही बढ़ाओगे टकराव बढ़ेंगे कम होंगे, कम होंगे, है ना। तो बस याद रखना कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बात आती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज व्हाट, अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। क्या होती है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which obstructs the flow of charge, which obstruct अब एक चीज सुनो, है ना, मान लेते मेरे जन्मदिन, तुम्हारा भी होगा, पैदा ही तो हुए तुम। अब एक बात सुनो, मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, इनवाइट किया, है ना। अब एक बात सोचो, मेरा क्या है, मेरा एक दोस्त इतना भी, एक इतना बड़ा भी, जो छोटा वाला है उसकी क्या है टेंडेंसी कि वो कम खाता है, उसको जब मैं घर पे इनवाइट करूंगा, मैं घर पे उसको खाना परोसूंगा तो वो क्या मांगेगा, कम ही मांगेगा ना, कि आंटी बस हो गया। अब मान लो कि अब जो ये बड़ा वाला, ये जो ढोर बुद्धि का है ना, बैल बुद्धि का है, घर से 2 दिन सब खाली बैठा था, हामिद के घर पे भैया इनविटेशन है, यहाँ पे जाकर अपने को पेट भरना है अपना बढ़िया से। द मोमेंट ये छोटा वाला का 4 पूड़ी में काम हो गया, ये वाला बैठा है कि आंटी और ले आओ, आंटी और, आंटी और। द मोमेंट, अब एक बात सुनो कि जिसकी, अब मैंने ये वाला एग्जांपल आपको क्यों दिया, जिसकी टेंडेंसी ज्यादा खाने की है वो खाएगा भी ज्यादा, और जिसकी टेंडेंसी कम खाने की वो खाएगा भी कम। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है मटेरियल के साथ भी। जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी, जिस मटेरियल की टेंडेंसी ये है कि वो चार्ज को कम रोकता है, तो जब आप उसको यूज करोगे अपने अपने घरों की सप्लाई में, इलेक्ट्रिक सप्लाई में, तो वो क्या करेगा, चार्ज को रोकेगा भी कम ना। हाँ, बस ये याद रखना है। तो याद रखना, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे वो रेजिस्टेंस भी ज्यादा प्रोवाइड करे, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो रेजिस्टेंस भी वहां पे कम प्रोवाइड करेगा। दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। और बात रही है यहाँ पे टेम्परेचर की, है ना, बात रही टेम्परेचर की। अब एक बात सुनो, अब टेम्परेचर, अब एक चीज सुनो, क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, लेट्स से दिस इज अ वायर, जिसके थ्रू क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। वायर के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स जो है वो क्या है, वो ऐसे वो वॉलेटाइल नहीं है, इवेपोरेट तो करेंगे नहीं। अब द मोमेंट जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे, जैसे हीट प्रोवाइड कर अपनी मेन पोजीशन पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं मालिक, जो इलेक्ट्रॉन इधर से पास कर रहा था, अब जो इलेक्ट्रॉन इधर से पास करता है, क्या ये उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, देखो ध्यान से, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इधर से गया कुछ हुआ नहीं, इधर से गया कुछ हुआ नहीं। द मोमेंट हीट दी,
पार्टिकल्स ने वाइब्रेट किया, तो पार्टिकल्स कर रहे हैं अब वाइब्रेट। द मोमेंट जैसे ही अब जो कोई इलेक्ट्रॉन इधर से पास कर रहा है तो वो उसको भी क्या देगा, कोलिजन। इधर से भी पास कर उसको भी क्या देगा, कोलिजन देगा। तो बस तो याद है, द मोमेंट जैसे ही टेम्परेचर राइज करोगे रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना मालिक। तो बस यहां से अब इसको कंबाइंड फॉर्म में लेके आते हैं और फाइनली फॉर्मूला बनाते हैं आपका बेहतरीन सा, R इज इक्वल टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, है ना। अब जब इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखते हो आप तो क्या आता है आपके पास, यहाँ पे आता है आपके पास L/A। अब जब ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, टेम्परेचर को हम क्या मान के चलते हैं, टेम्परेचर हमने ले रखा है कांस्टेंट, स्टार्टिंग में बता रखा था। तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट ले रखा है, तो यहाँ पे हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, एंड रो इज व्हाट, रो इज अ कांस्टेंट। ये क्या है, किसी भी मटेरियल की टेंडेंसी। तो ये क्या है, ये हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। दैट्स इट, ओके। उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, नाउ चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पावर की। किसकी, इलेक्ट्रिक पावर। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, ठीक है बेटा। पावर है ना, पावर मालिक तुम में ज्यादा हम में कम मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, जिसके पास जितनी ज्यादा वो काम भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा ना मालिक, सिंपल सी बात है। अब एक सिंपल सी चीज सोचो कि अगर एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा, अब बड़े बच्चे से अगर मैं बात करूं कि तुझे इस कोने से उस कोने तक बहुत सारा मटेरियल पहुंचाना है, वो मान लीजिए यहाँ पे 100 किलो, बड़े वाले की टेंडेंसी क्या है, वो एक बार में 20 किलो ले जाता है ना। हाँ, होते हैं हमारे पास कुछ बंदे ऐसे हैं, दिमाग से भी बैल बुद्धि है, शरीर से तो है ही। अब क्या, लेकिन अब जो छोटा बच्चा क्या है, एक बार में 5 किलो वजन लेके जा पा रहा है, तो एक बात, तो इनमें से जल्दी काम कौन करेगा, बड़ा वाला करेगा ना बस। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक पावर भी क्या है, सेम इसी तरीके से। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। पावर को किससे डिनोट करते हैं, पी से। फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में कितना इलेक्ट्रिक काम हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर। दैट्स इट, इतनी सी बात है बस, समझने वाली है ना। याद रखना भाई, थोड़ी सी मेरी जो राइटिंग ना अगर समझ में ना आए बता देना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर ये होती है, पावर इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे क्या है, इसकी भी ऐसा यूनिट है ना, हर एक चीज की ऐसा यूनिट होती है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। वाट इसकी ऐसा यूनिट है। इसकी जब बड़ी यूनिट की बात कर लेते हैं, बड़ी यूनिट में क्या आ जाता है, किलोवाट आ जाता है। कई जगह पे आप देखोगे वहां पे हॉर्स पावर भी आ जाता है, कि 1 हॉर्स पावर में क्या होता है, पर वो ज्यादातर आपकी क्लास में नहीं पूछा जाएगा, तो डोंट वरी, जितना पूछा जाएगा उतना ही बता दो। 1 हॉर्स पावर में क्या होता है, 746 वॉट होता है ना, पर ये पूछा जाने वाला है नहीं, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसलिए ऐसा कर देते हैं हम मालिक, थोड़े टाइम के लिए साइड, आगे चलते हैं हम। तो हमने बात क्या कर ली, इलेक्ट्रिक पावर की भी। इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब यहाँ पे क्या है, अब हमने याद हो तुम्हें, अगर थोड़ा बहुत भी याद है ना, मुझे पता है वैसे तुम्हारी कंडीशन में जानता हूँ, उसके बावजूद भी थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करो। जब हमने बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर थोड़ा बहुत क्लास में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू, ये इधर गया मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे लेके आऊं, तो क्या आएगा निकल के, P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। ध्यान में आ रहा है कुछ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या आएगा, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। अब ओम्स लॉ तो पढ़ा है हमने, है ना। नहीं पढ़ा, ये देखो ये वाला, अब यही तो पढ़ा हमने, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। यहाँ से क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। आया, बस यही वाली चीज को ध्यान में रखना, यही वाली चीज अब हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो पावर के फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे पास, पावर इज इक्वल टू वी आई। अब एक बार हम क्या करते हैं, V को चेंज करते हैं आई आर की टर्म्स में, तो क्या निकल के आएगा,
एक फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास, v बराबर क्या था, आई आर था, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला बन गया है ना। अब इस बार क्या करेंगे हम, आई को चेंज करेंगे, दूसरे कलर से कर लेते हैं, क्या कहोगे कि मालिक एक ही कलर यूज करे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आई को चेंज किया तो क्या होगा, v इंटू आई क्या होगा, वहां पे क्या था, v इज इक्वल टू आई आर था, है ना, तो आई बराबर क्या होगा, v अपॉन आर होगा, ठीक है, याद रखना ये वाली बात। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर आर। तो यहाँ पे निकल के आए तीन फॉर्मूले, किसके, पावर के, कौन कौन से, वी आई, दूसरा v स्क्वायर अपॉन आर, तीसरा आई स्क्वायर आर। तो ये वाला ध्यान रहेगा, रखना तो चाहिए वैसे तुम्हें, ठीक है। बस तो ये वाले फॉर्मूले रखने हैं आप सबको ध्यान में। देखो भाई वो थोड़ा बहुत ना मेरी राइटिंग है नहीं इतनी खास, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, हाँ ओके। यहीं पे बात कर लेते हैं हम किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी, किसकी बात कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी। पहले इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, क्योंकि फिर फाइनली हमें क्या करना है, क्वेश्चंस भी तो करने हैं। जिसको भी देखना हो थोड़ा सा पहले चले जाना, वहां पे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। भाई साहब बहुत सिंपल है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक। तो जैसा हमें इलेक्ट्रिक पावर में जैसे रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क है ना, यहाँ पे तुम ये भी बोल सकते हो, सुनो इधर ध्यान से, इसको तुम क्या बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि याद रखना, ज्यादा काम मतलब जितना ज्यादा काम उतनी ज्यादा आपको एनर्जी पुट करनी पड़ेगी। एनर्जी एंड वर्क डन आर इंटर रिलेटेड टर्म्स, आर इंटर कन्वर्टिबल टर्म्स, तो ध्यान रखना इस वाली बात। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ये किसका प्रोडक्ट है, पावर और टाइम का प्रोडक्ट है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू, जैसे एक चीज सुनो, पावर क्या था, पावर था हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम, यही था। वर्क डन एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, है ना भाई, इंटर कन्वर्टेबल। तो एनर्जी क्या निकल के आएगी यहाँ पे, एनर्जी निकल के आएगी पावर इनटू टाइम, दैट्स इट, सिंपल, कुछ नहीं है इससे ज्यादा, इतना सा है, ठीक है। आई होप जहां तक तुम्हें बताया वहां तक तुम्हें सब कुछ समझ में आया। स्टार्टिंग से हम बात कर लेते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने बात करी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट। आपको याद रखनी ये वाली बात कि जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे, जितनी बड़ी बैटरी उतना ज्यादा करंट, ठीक है, ये वाली बात करी हमने। V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला निकल के आया। देन आफ्टर हमने मूव किया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस वो होता है जो चार्ज के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, इसकी बात करना है। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहले फैक्टर की बात की लेंथ पे, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेकंड क्या बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जगह कम है कोलिजन ज्यादा, जगह ज्यादा है कोलिजन कम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तीसरे में बात करें रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या थी, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी, तो जितना ज्यादा, जिसकी प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा चार्ज को रोकने की वो रोकेगा भी उतना ज्यादा। वैसे बेस्ट कंडक्टर की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन आफ्टर हमने बात करी टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करेंगे, तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, दैट्स इट। एंड द लास्ट वन हमने बात क्या करी, इलेक्ट्रिक पावर की बात करी हमने कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बारे में बात करी। देन आफ्टर हमने सबसे आखिरी टॉपिक की बात करी, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, दैट्स इट, इतना ध्यान रखना। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी वो काम भी ज्यादा करेगा, बस, ठीक है। तो भाई चलो मालिक स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा आसान आसान से क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन वहीं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली बात। सबसे पहला यहाँ पे, अगर तुम्हें ना भी दिख रहा हो तो मैं बैठा हूँ ना, मैं दिखाऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, इसने बोला था स्टेट ओम्स लॉ एंड राइट इट एक्सप्रेशन, बोला था ना, आता है यार, सच में आता है। तो ये वाले क्या है, ओम्स लॉ बता दोगे कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कि जितना अमाउंट का करंट फ्लो करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, कितना अक्रॉस में
वोल्टेज दे रखा है, कितना ज्यादा वहां पे बैटरी दे रखी है, कितना ज्यादा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या लिख दोगे, V इज इक्वल टू आई आर, पूरा करके लिखना है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। उसके बाद यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे फिर यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, क्रॉस लेके जाओगे तब ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वाली बात को। ड्रॉ सर्किट टू डायग्राम टू वेरीफाई ओम्स लॉ, तो याद रखना इसके लिए ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना हुआ है, उसमें आपको यह सिंपल ये वाली चीजें बताई जाती हैं आपको, है ना। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो बना के देखते हैं, एक सेकेंड, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल रखते हैं, अभी हम सर्किट को ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अब यहाँ से क्या किया, जैसे ही अब तुम क्या कहते हैं कि यहाँ पे ये क्या आपके पास एक सेल आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, एक सेल, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें आपने बैटरी देनी इसको 2 वोल्ट की, तो जैसे आप यहाँ पे आप करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करोगे, जैसे यहाँ पे आप इसको करंट देना स्टार्ट करो, दिस इज व्हाट अ सिंबल ऑफ बल्ब, दिस इज व्हाट अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान रखना ये वाली बात। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बैट एक सेल है, सेल का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कुछ भी करंट मान लेते हैं, लेट्स से कि ये करंट इसको प्रोवाइड करे 0.5 एम्पियर का, द मोमेंट जैसे ही आपने इस वायर को यहाँ से कट डाउन किया और उसके बाद आपने ऐड ऑन किया इसको किसके साथ, सेकंड वाले दोनों दोनों सेल्स को कंबाइंड फॉर्म में ले लिया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरे को लिया फिर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, अब फिर चारों को ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा। तो क्या देखा हमने यहाँ पे कि जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करे उनके अंदर क्या है, वोल्टेज था, वोल्टेज कंबाइंड होता चला गया और जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट बता रखा है, बस उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों की चीजों की बात डन। देन आफ्टर हम मूव करते हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, the VI graph of 3 resistors is shown below, which resistor has the maximum resistance, which resistor has the maximum resistance। अब हमें क्या है भाई, देखो IV ग्राफ है, VI ग्राफ नहीं है भाई, ठीक है, IV ग्राफ है, VI ग्राफ नहीं है। तो जहां पर वोल्टेज की वैल्यू, बस तुम्हें ये देखना है, वोल्टेज की वैल्यू हो ज्यादा, करंट की वैल्यू हो कम, वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो, करंट की वैल्यू कम हो। तो यहाँ पे R3 वाले में देखो, R3 वाला कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जैसे इस वाले को मैं बोल देता हूँ V3 V2, दिस इज V1, किसका वोल्टेज ज्यादा है भाई, ऑब्वियसली तीसरे वाले का ज्यादा है। अब यहाँ पे हम बात करें करंट की, तो यहाँ पे क्या है, ये I1 I2 I3। अब बस एक सिंपल सी चीज ध्यान रखना कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो हमें पता है कि R इज इक्वल टू में क्या होता है, V अपॉन I, तो यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। तो यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है और यहाँ पे करंट की वैल्यू कम है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, R3 इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके, है ना, क्यों सिंपल सी बात है ना भाई, ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। ओम्स लॉ में बस हमें क्या ही तो बोल रखा है कि भैया रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भैया किसके, करंट के, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखा जाए तो एक अकॉर्डिंगली देखा जाए तो करंट के, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट होगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ भैया, करंट सबसे कम कहाँ पे दिख रहा है, तीसरे वाले केस में दिख रहा है, और वोल्टेज भी यहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, R3 इज द करेक्ट आंसर, ओके, R3। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। हमेशा याद रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन करो सबसे पहले चीजें क्या है आपको मेंशन करनी चाहिए, गिवन, है ना। तो क्या बोले, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 60 वोल्ट का, ओके। उसके बाद क्या बोल रखा है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है वो, 4 एम्पियर का। अच्छा, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। 60 वोल्ट को 120 वोल्ट पे लिख गए, इंक्रीज टू 120 वोल्ट, ऐसा नहीं कि 120 वोल्ट और जोड़ दिए,
60 को 120 पे ले गए। तो सिंपल सी चीज है ना भैया, V अपॉन आई, यहाँ पे क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो रेजिस्टेंस निकाल के कर लो, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 अपॉन 4, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 ओम। अब इस वाले सेकंड वाले केस में क्या बोला है कि वॉट करंट विल द हीटर ड्रॉ, हमें पता है ओम्स लॉ हमने पढ़ रखा है, ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू V अपॉन R, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, नई वैल्यू कितनी है V की 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकाल लिया था पहले हमने, कितना आया था 15, डिवाइड किया कितना आ गया 8 एम्पियर का करंट। और वैसे देखा जाए तो सीधे सीधे आप सीधे सीधे भी बता सकते हो आप कि यहाँ पर अगर 60 वोल्ट की बैटरी है, एज आई न्यू, मैंने तुम पहले बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। तो अगर हमारे पास 60 वोल्ट वाला कितना दे रहा है करंट, 4 एम्पियर दे रहा है, तो 60 का डबल हुआ 120, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, चलो इन केस अगर तुम्हारा आंसर गलत भी होता है तो आपको CBSE यहाँ पे हाफ मार्क्स तक दे देती है ना, तुम्हारी कंडीशन देखते हुए, क्योंकि मालिक अगर इतना आसान भी गलत कर दिया ना तो उसे पता है कि तुम किस लेवल पे हो। चलो आगे चलते हैं, छोड़ो जोक्स अपार्ट। तो यहाँ पे हमने किस किस क्वेश्चन की बात करी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमने बात कर ली ओम्स लॉ की भी, इसकी भी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर की। बेटा मैं ये सारा का सारा मिटा दे रहा हूँ, आई होप आप सब जिसको भी चाहिए हो स्क्रीनशॉट पहले ही ले लेना इसका। अब यहाँ पे क्या बोला, एक इलेक्ट्रिक आया ना, मार्क कितना दे रखा है उसमें 400 वाट, ठीक है। तो गिवन में देखो क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन, उसके ऊपर कितनी पावर दे रखी है, उसकी पावर दे रखी है इसने 400 वाट, ठीक है। और उसके वोल्टेज कितना दे रखा है यहाँ पे 220 वोल्ट, ठीक है। फिर बोल रहा व्हाट इज द रेजिस्टेंस व्हेन आयरन इज हॉट, आयरन हॉट हो चुकी है, आयरन गर्म हो चुकी है, तो आयरन का रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा एक बात तो मैंने कल अभी तुम्हें क्या था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना। तो अब यहाँ पे क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या आया था, वी स्क्वायर अपॉन आर, यही निकाला था अभी हमने। तो पावर कितना आ गया हमारे पास, पावर दे रखा है हमारे पास 400 वॉट, वोल्टेज कितना दे रखा है हमारे पास 220 वोल्ट, उसका स्क्वायर अपॉन में आर, आर चला गया इधर क्रॉस में आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास 220 का इसका करोगे कितना है 48400, 400 से इसको करते हैं डिवाइड, 20 से 20 कट गए, 4 से इसको जब तुम काटो कितना आएगा आंसर 121 ओम, दिस इज द फाइनल आंसर। तो रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, सॉरी रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आता है 121 ओम, ओके। हाँ बोलते हैं हाउ लॉन्ग कुड इट बी यूज फॉर 3 रुपीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कॉस्ट 15 पैसे पर यूनिट, सॉरी हाउ लॉन्ग कुड इट बी यूज फॉर 3 रुपीज, अगर मैं आपको, जैसे मैंने देखो एक चीज तो मैं बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, उससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर, क्या होती है किलोवाट आवर, ये क्या कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, जिसके लिए कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि मे भी हो सकता है गवर्नमेंट हो, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो क्या है गवर्नमेंट और वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों कंबाइंड होकर आपको क्या है एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो जो आपको एनर्जी सप्लाई दे रहे होते हैं ना, तो उसकी बेसिस पे वो क्या करते हैं आपसे पैसे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है, जिसको आप घर में 1 यूनिट कहते हैं कि मम्मी 50 यूनिट आ गई है इस बार, तो उस 1 यूनिट के लिए यहाँ पे देखो कितने पैसे चार्ज करें, 15 पैसे। ऐसा होता है कोई, मजाक कर रहे हैं। तो कह रहा 15 पैसे में, कह रहा 3 रुपए अगर मैं पे कर रहा हूं, किसको पे कर रहा हूं, जो भी मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और 15 पैसे दे रखे पर यूनिट के, कितने पर यूनिट के लिए 15 पैसे। तो एक बात होता है, यानी कि मैं अगर बात करूं कि 3 रुपए में 15 पैसे के अकॉर्डिंग मुझे कितनी एनर्जी मिल जाएगी, कितनी यूनिट एनर्जी मिलेगी, पॉइंट हटेगा 2 जीरो बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आप जानती हैं। तो 20 किलोवाट आवर एनर्जी मैं वहां से क्या करूंगा, मैं यूज कर सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ मैं वहां पे, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमसे क्या बोल रहा है वो, हमसे सिंपल सी चीज, हाउ लॉन्ग कुड इट बी यूज फॉर 3 रुपीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कॉस्ट 15 पैसे पर यूनिट। तो हमें हमें वहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम 20 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे, टाइम की बात करें कि
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैंने आपको बताया पावर इनटू टाइम का फॉर्मूला होता है। पावर कितनी देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं तो 20 किलोवाट। पावर कितनी दे रखी है उसमें हमें 400 वॉट। 400 वॉट को आप किलोवाट में अगर चेंज करते हो तो याद रखना छोटे से जब भी आप बड़े में जाते हो तो हमेशा डिवाइड करो। तो यहाँ पे क्या है आंसर 0.4 किलोवाट और टाइम को हम घंटे में रहने देते हैं। यहाँ पे वाली चीज में लिख देता हूँ कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ओके, ये इधर मल्टीप्लाई में लग जाएगा तो डिवाइड में पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा, इससे इसको काट होगा कितना आएगा 50 घंटे। मालिक देख रहे हो 3 रुपया में 50 घंटे, ऐसा होता है क्या? कहा नहीं होता है, मजाक कर रही है आपसे। ठीक है, सिंपल, दैट्स इट। दिस इज अबाउट एक इलेक्ट्रिक आयरन थी, उसके ऊपर वाला क्वेश्चन तो हमने पावर वाला क्वेश्चन भी देख लिया, हमने एनर्जी वाला क्वेश्चन भी देख लिया। नाउ द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अवेयर ऑफ इट। ले लेना भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है, कहीं पता चले कह दो कि मालिक ये क्या कर दिया तुमने। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एंड। क्या बोलता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज स्ट्रेच्ड टू अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। है ना, न्यू वायर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, रेजिस्टेंस का 5 ओम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। लेंथ हमेशा किस में निकालोगे, लेंथ लोगे हमेशा मीटर में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस में आता है, हमेशा मीटर स्क्वायर में। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इसका 5 ओम, तो 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है। रो कांस्टेंट है, वो मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है। लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। मैंने बताया था छोटे से बड़े में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया सर, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर 0.2 मीटर। ओके, लेंथ हमारे पास क्या आई 0.2 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, वायर सेम है, अब वायर को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, सेम ही वायर है ना भाई। तो एक बात बताओ, पहले जो वायर का वॉल्यूम होगा बाद में जो वायर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम सेम होगा या नहीं होगा, सेम ही होगा ना। और क्या है ये, तुम्हें पता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हाइट क्या है यहाँ पे लेंथ। तो यहाँ पे हमने पहले वाली की लेंथ एरिया को क्या ले लिया हमने ए, लेंथ को हमने क्या ले लिया L1, उसको ले लिया A1। दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या क्या है कि जो हमारी लेंथ आ गई L2 और ए, ये क्या रहेगा A2। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 इज इक्वल टू A1, मतलब पहले वाली की लेंथ A है ना, A1 मान लेते हैं। काम कर जाओ कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो A2 जो हमें दे रखा है वो हमारे पास क्या है A1 इंटू L कितना है 20 सेंटीमीटर। इस बार की जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। काटोगे आंसर क्या आएगा, तो यानी कि जो सेकंड वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पहले वाले का क्या है आधा है। क्या है भैया वो आधा है, ठीक है। तो 5 ओम ये दे रखा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास ए ही दे रखा है हमें। तो 5 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आया, रो 0.2 रो बाई ए। ये हमारे पहले वाले का रेजिस्टेंस ये आया हमारे पास। सेकंड वाले में क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी रेजिस्टेंस ऑफ अ न्यू वायर। न्यू वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमसे वो पूछ रहा है। तो न्यू वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ हमारे पास कितनी अब 0.4 मीटर। जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है पहले वाले का आधा है, तो उसको हमने क्या ले लिया A/2। 2 हमारा चला गया ऊपर, तो 2 हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा 0.4 इंटू रो अपॉन में ए। मालिक इधर देखो थोड़ा ध्यान से, कुछ नजर आ रहा है क्या, ये क्या है 5 ओम है ना, तो बस तो नए वाले का रेजिस्टेंस क्या आएगा, न्यू रेजिस्टेंस होगा, न्यू वो क्या आएगा 10 ohm. And that's it, that's for the today's class. I'll see you again, bye bye.